वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद अनीशा। कराची का मौसम मैं कहती हूँ कितना खूबसूरत मौसम है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो दिल ही नहीं करता उठने का, बिस्तर से निकलने का दिल ही नहीं करता। आज आप यकीन करें मैं सोई भी थी और ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि सोते सोते मेरी आंख खुली और मैं ये कह दी काश कि आज ड्राइवर ना आए मतलब मुझ पे बात ना आए, ड्राइवर पे आ जाए कि आज ड्राइवर ना आए मुझे लेने के लिए। पर हुआ ऐसा कि ड्राइवर टाइम पे आया। तो ये जब आप इतने अच्छा ठंडा मौसम होता है ना, फिर उसमें दिल करता है आप आराम करो, आप काम पे नहीं जाओ। पर फिर मैं उठी और शो पे आई तो अब ठीक है। मतलब अगर आपका कभी दिल भी करे आराम करने का तो सबसे पहले आपने काम के बारे में सोचना है, क्योंकि जब काम होता है तो सारी चीज़ें होती हैं और अगर काम नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रुक जाती हैं। अच्छा जी, साथ साथ आपको बताती चलूँ हमारे साथ हमारी गेस्ट भी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं रेहाना अज़ीज़, डॉक्टर रेहाना अज़ीज़, डॉक्टर भी हैं, PhD उन्होंने किया हुआ है, तो उस हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। फिर साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, जो औरतें मुझे देख रही हैं आज वो शो बहुत गौर से देखें, बहुत बेहतरीन शो होने वाला है। उनके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम उनको देंगे जो कि रेहाना अज़ीज़ देंगी। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा रेहाना, मुझे ये बताएं, सोच औरत क्या है? मतलब वो किस तरह का आप उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि नाम ही बड़ा खूबसूरत आपने रखा है, सोच औरत। तो उसके हवाले से बताएं क्या काम कर रही हूँ उसमें आप? सबसे पहले तो बताऊं कि ये हमने एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जी और इसका स्लोगन है देख जहाँ को औरत की निगाह से। जी। कि यानी कि एक औरत दुनिया को किस तरह से देखती है, ठीक है। वो औरत अगर माँ है तो वो दुनिया को किस तरह से देख रही है, वो अगर बेटी है तो वो दुनिया को किस तरह से देख रही है, वो अगर बहन है, बीवी है, यानी कि कोई भी किसी भी रिश्ते में है तो दुनिया को किस तरह से देख रही है, वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से पूरा कर रही है। सोच औरत में जो हम जिन चीज़ों की डिमांड करते हैं और जो हम चाहते हैं, वो हम चाहते हैं कि जो हमें इस्लाम ने हक दिए हैं, जो कुरान के अंदर हुकूक मिले हैं, ये एक औरत के लिए बहुत है। वो ही अगर एक औरत को मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकती है। उसके बाद उसको किसी चीज़ की, मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ की ख्वाहिश होगी या वो चाहेगी कि इससे बढ़कर और कोई हक मिले, क्योंकि इतने ज़्यादा हुकूक मिले हुए हैं जो कि दिए नहीं जा रहे हैं हमारे माशरे में। अच्छा, अब ये कहा जाए कि नहीं दिए जा रहे, ये भी गलत है। जिन जगहों पे दिए जा रहे हैं वो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, जिन जगहों पे नहीं दिए जा रहे वो बिल्कुल भी नहीं दिए जा रहे। तो उनको हर औरत को इक्वल राइट्स के लिए हम बात करते हैं कि अगर विरासत में है बात हो रही है तो उसको इक्वल राइट्स दिए जाएं। अगर एजुकेशन पे बात हो रही है तो उसको एजुकेशन हर औरत का बुनियादी हक है कि यानी कि उसको वो एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारा खाने का, पीने का, हवा का, इन सारी चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक इंडिविजुअल को चेंज नहीं करती है, उसके आने वाली सारी नस्लों को चेंज करती है। यानी कि वो एक फ़र्द अगर एजुकेशन की वजह से बदल गया, या वो एक माँ जो है वो एजुकेटेड है और उसकी पूरी नस्लें आने वाली, जाहिर सी बात है वो उनको भी लेके जाएगी उस तरफ, और फिर उसके बाद जितनी नस्लें चलेंगी वो और मज़ीद उससे 10 कदम आगे चलेंगी। तो मैं कहती हूँ कि एक औरत को तालीम दे देना ऐसा है कि पूरे कुंबे को आपने तालीम दे दी, आपने उनको पढ़ा दिया। तो इसमें हम जो फोकस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे हम चाह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें, जिसमें हम उनकी एजुकेशन पे भी काम करें। और जो लोग ऑलरेडी लाइक उस एज में नहीं है कि वो, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो उसमें बहुत साल लगते हैं एक बंदे को पढ़ाने में और उसको इस काबिल बनाने में कि पढ़ने के बाद कोई डिग्री ले और फिर किसी जॉब पे हायर हो और कोई जॉब स्टार्ट करे या कोई बिज़नेस करे। तो उसका सोल्यूशन ये है कि हमारे यहाँ पे माशरे में अगर देखा जाए कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो गांव देहात में रहती हैं, जो ऐसे इलाकों में रहती हैं, जो ऐसी फैमिलीज़ में रहती हैं, जो कि नहीं अभी भी चाहती कि उनकी औरत जो है वो बाहर निकले और जाए, यूनिवर्सिटीज़ में जाए, कॉलेजेस में जाए, एडमिशन्स ले, डिग्रीज़ ले। तो उनके लिए अभी भी ये है कि अगर औरत को पढ़ा दिया तो उनको आज़ादी दे दी। उनके माइंड में ये चीज़ है कि अगर उसने पढ़ लिया तो वो अपनी खड़ी हो जाएगी और वो कहेगी कि बस बिल्कुल अब मैं तो बिल्कुल अपने कल्चर को भी फॉलो नहीं कर रही, मैं फिर तो वो फैसला करना शुरू कर देगी ना। ऐसी हो जाऊंगी कि बिल्कुल। उनके माइंड में ये है कि एजुकेशन जो है, मैंने जो देखा है लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, कि उनके लिए ये है कि एजुकेशन बिल्कुल आपको ऐसा आज़ाद कर देगी, द वे ऑफ ड्रेसिंग, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ लिविंग, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपकी बहुत एडवांस वे में चली जाएगी, जो कि ऐसा नहीं है।
मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि देखें, औरतों ने हिजाब के अंदर जंगें भी लड़ी हैं, जहाज़ भी उड़ाए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रही हैं, फ़ौज के अंदर भी ऐसी ख़वातीन हैं जो प्रॉपर पर्दे के साथ कर रही हैं। इसमें हम ये नहीं कहते कि आप पर्दा शुरू कर दें, वो आपका और अल्लाह का मामला है। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो वो आपका और अल्लाह का मामला है। आप अपनी तरीके से रहें, जो भी है, जो आपका लाइफस्टाइल है आप उसको उसी तरीके से कैरी करें। एतमाद में लेकर अपने घर वालों को, आप जिस तरह से वो भरोसा करते हैं और आपको भेजते हैं, बाहर निकालते हैं, उनके एतमाद को बरकरार रखते हुए आप हर जायज़ चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जायज़ काम है वो आप उनको एतमाद में रखते हुए भी कर सकते हैं। तो मैंने फिर ये स्टार्ट किया कि मैंने कहा कि क्यों ना स्किल्ड बेस एजुकेशन पे काम की जाए, क्योंकि बाज़ ख़वातीन तो ऐसी हैं उनके पास तो एजुकेशन अभी नहीं है और उनकी एज भी ऐसी है कि उनको एजुकेट करना बहुत एक मुश्किल प्रोसेस है। हाँ, आप शॉर्ट में तो कुछ जो शॉर्ट कोर्सेज वगैरह हैं वो तो करा सकते हैं, लेकिन एक पूरा प्रॉपर डिग्री लेना और किसी जगह पे वो होना, तो उनके लिए फिर हमने ये सोचा। अभी बल्कि मैं स्कर्दू भी गई हुई थी, मैंने जिन सिटीज़ में काम किया है, मैंने थर में जाकर काम किया है ख़वातीन पे, उनके एम्पावरमेंट के लिए। कोयटा में किया है, उन जगहों में किया है जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, जहाँ पे लोग नॉर्मली नहीं जाते, क्योंकि लोग भी अपने कंफर्ट जोन को देखते हैं और चाहते हैं कि जो इजी जगह हैं जहाँ पे एक्सेस आसान है आप वहीं जाएं, और वहाँ पे ऑलरेडी काम हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ जिन जगहों पे वाकई बिल्कुल नहीं हो रहा, ज़रूरत है, लाइक हरीपुर गई हूँ मैं, हज़ारा गई हूँ, और इसके अलावा भी मैं गई हुई थी, स्कर्दू गई हुई थी, और शाचन बॉर्डर तक मैं गई हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे जाके भी मैंने ये देखा कि वहाँ की जो खातून है वो एजुकेटेड नहीं है, उसके पास तालीम नहीं है। अच्छा, तालीम नहीं है, बाज़ औक़ात सर पे ऐसे हालात आ जाते हैं कि खुदा न ख्वास्ता हस्बैंड की डेथ हो जाना, या उसका किसी ऐसी बीमारी के अंदर या किसी एक्सीडेंट के अंदर इस तरह से कोई माजूरी का शिकार हो जाना, या कोई, तो फिर घर को कौन चलाए, घर का ख़र्चा किस तरह से चले। हम हमेशा माशरे के अंदर जो बात करते हैं बिगाड़ की, कि माशरा बिगड़ रहा है, लोग बिगड़ रहे हैं, कभी भी हम उसके रूट कॉज तक नहीं जाते कि वो उसका रीज़न क्या है, वो बिगाड़ क्यों आ रहा है, वो किस तरफ से शुरू हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके बिहाइंड क्या मसले हैं। जिस तरह मैंने ट्रांसजेंडर्स के एजुकेशन पे काम शुरू किया था, तो लोग कहते थे कि इनको जॉब नहीं देते और ये बुरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और ये ऐसे हैं और ये मांगते हैं, ये करते हैं। यकीन करें, जब आप उनके साथ बैठेंगे ना, तो वो भी चाहते हैं कि इज़्ज़त के साथ 2 वक्त की रोटी कमा सकें। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि वो गुमराही की तरफ चले या बुराई की तरफ चले, जबकि उसको हलाल तरीका पता है, हलाल तरीके से वो कमा सकता है, तो फिर वो गलत रास्ता अपनाए। तो अगर हम फ़ाहिशी की बात करते हैं और अगर हम बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ उसके अगर रूट में जाएं, कभी भी हम बातें तो बहुत कर लेते हैं कि औरत बिगड़ी हुई है, ये है। आप कभी पूछें कि क्या पता उसके बच्चे भूखे हों घर में, उसके पास कोई ऐसा स्किल ना हो, उसके पास कोई ऐसी तालीम ना हो, तो वो क्या करेगी। आप क्यों नहीं शुरू से उस औरत पे काम करते कि वो उस चीज़ की नौबत ही ना आए, वो यहाँ तक आई ही ना, उसके पास इतनी तालीम हो कि वो आराम से अपने बच्चों का 2 वक्त का पेट भर सके, उनको एक तालीम दे सके, किसी गवर्नमेंट स्कूल में ही भेज सके। उसके भी तो खर्चे होते हैं, आने का, जाने का, रोज़मर्रा के बच्चों के काफ़ी खर्चे होते हैं, वो तो पूरे कर सके ना, वो उसके पास एटलीस्ट इतना हो। तो मैं कहती हूँ कि शुरू से आप औरत को इतना इस मामले में बनाएं कि या तो उसके पास कोई स्किल्ड हो ऐसा कि जिसमें वो काम करके कमा सके 2 वक्त का इज़्ज़त के साथ, अगर कोई ऐसे हालात उसके सर पे आ गए हैं, और या तो फिर उसके पास इतनी तालीम हो कि वो इज़्ज़त से किसी जगह पर जॉब कर सके या किसी पेशे में जा सके। तो उस पे फिर हमने ये काम शुरू किया कि उनको स्किल सिखाई जाए, उनको हुनर सिखाया जाए। अगर स्किल भी नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं आता, सिलाई कढ़ाई को ऐसा काम भी नहीं आता, तो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिनको, ये बहुत आसान है। मतलब लाइक स्कर्दू में अब हमने स्टार्ट किया कि वहाँ की इतनी सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे बहुत कुछ बनता है, और इतनी सारी वहाँ के फ्रूट्स ऐसे हैं, इतने स्पेशल फ्रूट्स हैं कि जो हमें दूसरी दुनिया के अंदर अगर हम देखा जाए तो उतने ज़्यादा अच्छी मकदार में नहीं होते जितना वहाँ पर होते हैं। तो उनकी जैम्स बनती हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो उनको बनाकर और उनका एक बिज़नेस कर वो अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। उसमें मदद करती हैं अगर इस तरह का भी कोई बिजनेस वो करना चाहें? हमने वहाँ पर अभी पूरा एक लेडीज़ के लिए ये काम स्टार्ट किया है, जो औरतें ख़वातीन जिनके हाथ में कोई हुनर नहीं है, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कुकिंग तो आती होगी, ये वाला बिजनेस हम स्टार्ट करवा के दे रहे हैं। हमने उनको एक घर के अंदर शॉप से स्टार्ट करके दिए हैं, उनको एक रूम के अंदर शॉप, स्मॉल शॉप्स जो होती हैं, ताकि उससे वो बिजनेस कर आगे उसमें कमा सकें और घर की 4 दीवारी के अंदर बैठ के, क्योंकि वहाँ के लोगों का अभी भी दिमाग ऐसा नहीं कि उनकी औरत बाहर निकले जाए काम करे, तो उनको घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर वो अपने बच्चों के लिए कमा सकें। हमने उनको शॉप से स्टार्ट करके दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम एम्पावरमेंट में कर रहे हैं लेडीज़ के ऊपर, और इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि ये आगे मज़ीद बढ़ेगा और
आएगी औरत भी इस तरह से आगे। इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने एक बात की, उसी बात से अब आगे बात निकल रही है, तो मैं ज़रूर एक बात करूँगी कि जो मर्द होते हैं ये अगर ये चाहते हैं कि हमारी औरतें बाहर ना जाएं, फिर वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, जो भी उनके खदशे हैं, पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें भी तो आपने देखी होंगी कि औरत जब घर से बाहर निकली है तो उसने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें की हैं जिसकी वजह से उसके घर वालों ने सफ़र किया। ऐसे केसेस भी तो आपके सामने आए होंगे ना। हर औरत इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो बाहर निकल के अगर वो कमाना शुरू हो गई है, वो दुनिया को देखना शुरू हो गई है, तो इतनी समझ भी उसमें आ जाए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कुछ ऐसे केसेस आपके सामने आए तो वो भी देखने वालों को ज़रूर बताएं। कुछ नहीं, मैं कहती हूँ तकरीबन रोज़ कोई ना कोई ऐसा केस मेरे सामने आता है और उसका भी फिर एक ही ये मेरा हल मेरे माइंड में आता है कि देखें, तालीम सिर्फ तालीम नहीं है, शऊर क्या चीज़ है। शऊर क्या चीज़ है? आप अपने बच्चों को खुद एज अ पेरेंट्स शऊर दें, उनको ऐसा इस तरह से उनकी तरबियत करें कि वो अगर बाहर निकल रही है तो उसको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव वे क्या है, नेगेटिव क्या है, आप सीधा रास्ते पे किस तरह से चल सकते हैं, आप गुमराह किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में चल रही हैं। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ी एक हमारे में ख़राबी ये है कि हम बच्चों के सामने ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, उनसे छुपाते हैं, इवन कि इतना तक नहीं बताते गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम उन इशूज़ जो है हमारे माशरे के जो आगे चलकर बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकते हैं, उनको भी हम छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस टॉपिक पे बच्चों के सामने बात नहीं करनी चाहिए। आप अपने बच्चों के सामने मतलब इस तरह की बातें भी कर लेते हैं तो क्यों नहीं करें भाई? आप उनका माइंड तो बनाएं, आप उनको बताएं तो सही। गलतियां तो हुई हैं शुरू दिन से, जब से इंसान बना है उससे गलतियां होती आ रही हैं, गुमराही की तरफ भी गया है, पैगम्बरों से भी गलतियां हुई हैं, बहुत सारे ऐसे नेक लोग गुजरे हैं जिनसे गलतियां हुई, लेकिन हम सीखते हैं गलतियों से। कुरान में भी जिन गलतियों का जिक्र आया तो वो हमारी नॉलेज के लिए आया कि अगर किसी उम्मत ने किसी भी ज़माने में अगर कोई गलती हुई है, किसी पे अजाब आया है, तो उसका ये रीज़न था, उसका ये वो था, तो जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पे अजाब नाजिल किया। तो यहाँ पे अगर हम छुपाएंगे अपनी कोई भी गलती ऐसी हो गई है, किसी से हो गई है, उसको हम इतना ज़्यादा बिल्कुल, तो लोग कैसे सीखेंगे? बात करते हैं नहीं, इशू हो जाता है, अंदर ही अंदर दबा दिया जाता है। कितने ज़्यादा ऐसे इशूज़ हैं जो फ्रंट पे आते हैं, कितने हज़ारों में कोई एक है जो इतना दिल करता है कि वो आके सामने बात करता है या बोलता है या बताता है कि उसकी बेटी के साथ, उसकी बहन के साथ या उसके घर में कोई भी ऐसी औरत बैठी हुई है जिसके साथ ये जुल्म हुआ है, ये ज्यादती हुई है। ज़्यादातर उस इशू को दबा दिया जाता है, खामोश कर दिया जाता है। इवन कि मैंने बहुत पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि ये तो अपनी बेइज्जती खुद करा रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए था, मिट्टी डाल देनी चाहिए। इस अभी पिछले दिनों जो एक बच्ची के साथ वाकया हुआ था और उसके फादर ने इतना बेचारा तगो दो में मसरूफ था और भागम दौड़ कर रहा, तो उस पर मैंने काफ़ी लोगों को सुना कि क्यों अपनी बेइज्जती खुद कर रहा है, यानी कि छुपा दें, बात को दबा दें, चली गई तो जाने दें। मतलब एक बाप ने 14 साल एक बच्ची पे ख्वारी की है, एक माँ ने उसको पैदा किया है, 9 महीने उसकी तकलीफ़ उठाई है, फिर उसको पैदा करने की तकलीफ़ उठाई है, रोज़ एक एक दिन उस पर इतनी ख्वारी हुई है। बच्चा ऐसा तो नहीं बढ़ जाता ना, ऐसा तो नहीं बड़ा हो जाता, स्कूल भेजा है, रोज़ की इतनी मेहनत होती है, उसको लाना ले जाना, उसके ख्याल रखना, स्कूल से नहीं आया क्यों नहीं आया, एक एक मिनट, एक एक लम्हा, उसके ईद की शॉपिंग, उसका ये खर्चा, उसका वो खर्चा, और फिर एकदम से इस तरह से हो जाए और वो छोड़ दे अपने बच्चे को, तो ये बहुत बड़ी एक जुल्म है, एक ज़्यादती है। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है इस पर आवाज़ उठाएं, दूसरों को खबरदार करें, ताकि और मज़ीद आने वाले जो लोग हैं वो आपको देखकर एटलीस्ट ये हो कि वो बच सकें। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है ये दबा देना, बताना आप नहीं। ये समझती हैं कि बच्ची का हक है अपनी पसंद का रिश्ता करना या अपना फैसला लेना बच्ची का हक होता है? देखें, हक की अगर बात करें तो ये हक तो इस्लाम ने दिया है, ये हक तो इस्लाम ने दिया, लेकिन वो इस काम को जायज़ तरीके से भी कर सकती है। ठीक है, जहाँ एक्सट्रीम लेवल की मुखालफत आ जाए, बागी हमेशा वहाँ खड़ा होता है, बगावत वहाँ से शुरू होती है। आप अपने बच्चे को अपने एतमाद में लें, आप उनसे फ्री, इतना फ्रेंकली उसके साथ हो, एटलीस्ट इस लेवल तक, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल, इस लेवल तक कि वो अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सके, वो अपने मसले मसाइल बता सके, ना कि वो कोई भी उसके साथ इस किस्म का इशू हो रहा है या वो हो रहा है, वो इस वजह से कि मैंने अगर माँ को बताया तो माँ पता नहीं कितना बढ़ा के बाप को बताएगी, और वहाँ मौत है। जहाँ मौत आ जाती है तो फिर वो बोलती है इस मौत से अच्छा है मैं ये कर लूँ। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप एटलीस्ट इतने हो कि आप सुने, आप उसके मसले को देखें, क्या पता वो ठीक बोल रही हो, अगर नहीं बोल रही तो आपके समझाने का, आपको उसको कन्विंस करने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी रज़ा में राज़ी हो जाए। तो ये चीज़ें कि बिल्कुल ही एक मैंने खुद देखे इस किस्म के केसेस, इस किस्म के कि अच्छा खासा रिश्ता आ रहा है बच्ची के लिए, उसकी तबीयत के मुताबिक, लाइक वो अगर क्वालिफाइड है, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, घर भी सुलझा हुआ है, सब कुछ जायज़ जगह पे होती है, लेकिन पेरेंट्स
के उसमें कि हमारे ख़ानदान में ये चीज़ नहीं है, उसकी शादी एक ऐसे बंदे से कर दी जाती है, यकीन करें ज़िंदगी जो है वो बहुत लंबी है। मैं ये नहीं कहती कि माशाल्लाह जितने साल भी हों, ये तो खैर लम्हे का किसी को नहीं पता कब ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं एक जनरली बात कर रही हूँ। वो एक एक दिन, वो एक एक लम्हा, वो एक एक मिनट किस तरह से एक अनवांटेड बंदे के साथ वो बच्ची बेचारी गुजारेगी आगे, वो किस तरह से जिएगी, वो किस तरह से खाएगी, वो किस तरह से पिएगी, वो उठेगी बैठेगी। खैर ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग इशू है। मैं कहती हूँ दोनों तरफ से पेरेंट्स अगर आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप भी उनके ट्रस्ट को, क्योंकि यही चीज़ें फिर आगे आने वाले लोगों के लिए रुकावट का जरिया बन जाती हैं। अगर आप कोई गलत कदम उठाते हैं ना, एक आपका कदम कई लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। कई बच्चियां ऐसी हैं जो दिल से कर रही हैं, वो इतनी सिंसेरिटी के साथ कर रही हैं, अब उनके पेरेंट्स जब इस तरह से कोई देखते हैं तो वो बेचारी जो इतनी मेहनत कर रही है उसको बिठा दिया जाता है कि जी बाहर निकलने का तो देखो ज़रा फलां की बेटी ने क्या किया। अब उनको ये डर लगा रहता है हर वक्त, हालांकि वो बेचारी बिल्कुल ठीक है कि ये भी कुछ ऐसा कर रही है, ये भी कुछ ऐसा ना कर दे, तो वो उसकी एजुकेशन स्टॉप कर दी जाती है। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि वो जॉब स्टॉप कर दी जाती है, तो वो इतनी मेहनत के बाद जो है वो उसका सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो मैं कहती हूँ अपने आप को एज अ रोल मॉडल इस तरह से पेश करें कि आने वाले जो लोग हैं वो आपको देखकर जो है इतनी खुशी से अपने बच्चों को इस चीज़ की तरफ भेजें और आमादा हों कि हाँ ये कोई एक अच्छी चीज़ है, और इसके बाद जो है अच्छाई आती है, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है, माशरे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है, ना कि नेगेटिव माइंड उनका हो कि नहीं ये तो हमेशा मतलब इस तरह से अगर निकल गई तो पता नहीं खुदा ना ख्वास्ता हमारी नज़रें नीचे करवा देगी सारी ज़िंदगी के लिए, समाज के आगे हम जो है सर उठाकर नहीं चल सकेंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं इंसान के अपनी उसके ऊपर होती हैं कि आप जो है स्टार्ट से अपने बच्चे को किस तरह से तरबियत दे रहे हैं या परवरिश कर रहे हैं। और स्कूल के अंदर मैं कहती हूँ कोई हमारे स्कूल के अंदर ऐसे अवेयरनेस सेशंस नहीं दिए जा रहे, बिलीव में कोई भी ऐसी अवेयरनेस नहीं दी जा रही जो इन चीज़ों को समझा सके आपको। क्योंकि अभी पिछले दिनों जब इस किस्म के काफ़ी वाक़यात हो रहे थे तो मैंने पुलिस के साथ मिलकर अवेयरनेस सेशंस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों को कि उनको शुरू में आप बता दें, उनको शुरू में पता चल जाए कि अगर कोई भी ऐसा काम होता है तो उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स उसके क्या होते हैं, बाद में कितने नुकसानात उस एक फैमिली को, उस ख़ानदान को, उसके पूरे ख़ानदान को कितने मसाइल को फेस करना पड़ता है। तो आप बजाय इसके कि अगर वाक़या हो गया उसके बाद फिर आप अगर कर भी रहे हैं तो उसका ऐसा इतना वो नहीं है क्या कर। अच्छा, आप तो सोच औरत और या ये दोनों हैं, तो फिर आप तो बहुत सारे लोगों से मिल रही होंगी, मुझे ये बताएं कहीं घर का माहौल ऐसा तो नहीं होता जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बागी हो जाते हैं? क्या हम बच्चों को वो अच्छा माहौल नहीं दे सकते हैं घर में कि बच्चे जो हैं वो हमारी बात सुने, समझें, हमारे तरीके से चलें, अच्छा बुरा समझ सकें? या घर का माहौल हम इतना तंग कर देते हैं कि उन्हें बाहर जाना पड़ता है, उनको गलत चीज़ें भी ठीक लग रही होती क्योंकि घर का माहौल हम ऐसा बना देते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा भी है। देखिए हर दूसरी तीसरी फैमिली के अंदर तो प्रॉब्लम्स तो होते हैं। बहुत पढ़ी लिखी ख़ानदानों में भी मैंने इस किस्म के मसले मसाइल देखे हैं। बाज़ बिल्कुल जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते उनमें भी मैंने मसले मसाइल देखे हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में उनको कर दिया जाता है कि उनको होता है कि बस हम इस घुटन के माहौल से बाहर निकलें, हम सुकून का सांस लें। उनको बुरी चीज़ें भी अच्छी लगने लगती हैं कि हम इस माहौल से अगर हम बाहर निकले तो हम शायद जी लेंगे, हम अच्छी ज़िंदगी देख लेंगे। उनके लिए वो जो जिस तरीके से जीना होता है वो ऐसा होता है कि मौत है, ये तो एक कब्र है, ये तो एक चार दीवारी के अंदर सारी ज़िंदगी, और इतनी स्ट्रिक्ट उस चार दीवारी के अंदर भी इतनी पाबंदियाँ, ज़रा सा दुपट्टा इधर से उधर हो गया तो भाई खड़ा हो गया, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। मैंने खुद बच्चों से बात करती हूँ तो वो बताते हैं कि मतलब इतना हाई लेवल की स्ट्रिक्टनेस है कि घर के अंदर भी जो है बिल्कुल हर टाइम जो है इतनी कड़ी नज़र रखना, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो करना। अगर किसी और ने कोई गलत बात कर दी है तो जोर आकर अपने बच्चों को देना उसका, तो वो फिर वहाँ पे जो है ये इस किस्म की बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि बगावत की तरफ थोड़ा सा बच्चा चला जाता है। लेकिन फिर मैं यही कहती हूँ कि अगर आप एक दूसरे से घर के अंदर मोहब्बत करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर अटेंशन देते हैं, उनको ये फील कराते हैं कि बच्चा जो है वो उनके लिए सब कुछ है, वो बच्चा जो है वो इतनी अहमियत का हामिल है कि मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई प्लेट टूट गई है तो अक्सर मैंने पेरेंट्स को चीखते हुए देखा है, माओ को ज़्यादातर, कि ओ सेट की इतना कीमती सेट था, तुमने प्लेट तोड़ दी और ये इतना बड़ा नुकसान कर दिया, हाँ मेरा सेट खराब हो गया। अब उस प्लेट की क्या वैल्यू है, उस प्लेट की क्या अहमियत है? अब वो बच्चा जो है उसके जहन में ये आ जाता है कि शायद ये दुनियावी चीज़ें जो हैं ये हमसे ज़्यादा हैं, उसको अपनी वैल्यू कम लगने लगती है और वो दुनिया को खुद पे, ये इन चीज़ों को, मामूली चीज़ों को खुद पे हावी करने लगता है। तो इनकी नज़र, ये चीज़ें जब उसकी नज़र में बढ़ जाती हैं तो इनको हासिल करने के लिए, इनको पाने के लिए
वो फिर अपनी परवाह नहीं करता, वो अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करता, अपनी किसी चीज़ की भी परवाह नहीं करता। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों को अपनी वैल्यू बताएं कि अगर प्लेट टूटी तो तुम्हें तो चोट नहीं लगी बेटा, तुम्हें तो नहीं लगा, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, तो उसको उसकी अहमियत का पता चलेगा, उसको उसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। यकीन करें ऐसे ऐसे केसेस के छोटी छोटी चॉकलेट्स के लिए बच्चे अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते, उनको ये नहीं होता, उनके लिए वो चॉकलेट की वैल्यू ज़्यादा है, हैरेसमेंट का शिकार हो जाते हैं। स्कूल के अंदर अगर आप देखें, मैंने कल भी इस टॉपिक पे बात की, इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, असल में ब्रेक का टाइम आ गया तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक से वापस आके। नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और इतनी अच्छी आप बातें कर रही हैं जिससे हमारे देखने वालों को जो है यकीनन जो आज औरतें हमें देख रही होंगी उनको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो बच्चियां भी जो कम उम्र बच्चियां हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और वो माएँ भी जो अपनी बच्चियों के साथ उस तरह नहीं रहती जिस तरह से एक रिश्ता बना के रहना चाहिए। माँ सबसे पहले एक सहेली होनी चाहिए, उसके बाद माँ होनी चाहिए। आप क्या कहेंगी इस पर? बिल्कुल सही बात है। माँ एक टीचर भी होती है, माँ एक सहेली भी होती है, माँ एक साथी भी होती है। माँ वो हस्ती है कि क्यों माँ को इतना दर्जा दिया है, क्यों माँ को इतनी तकलीफ से गुजारा जाता है कि उसको अपने बच्चे की वैल्यू का अंदाज़ा हो, उसको पता हो कि कितने दर्द के बाद, कितनी तकलीफ के बाद उसने उस बच्चे को हासिल किया है। और उस बच्चे ने हालांकि वो दर्द देखा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अटैचमेंट जो होती है ना एक दिल की जो अल्लाह ने रखी है, वो इसी वजह से रखी है कि उसके अंदर बर्दाश्त होती है उस बच्चे के लिए। इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करने के बाद, इतने बड़े बड़े जुल्म और सितम हो जाने के बाद भी वो माँ जो है ना वो उसको गले लगा देती है, भूल जाती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और बस माँ के बारे में तो खैर मैं जब भी कहती हूँ मैं इमोशनली बहुत वो हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद अपनी माँ से बहुत प्यार है। और अच्छा। हाँ अच्छा ठीक है, माँ का टॉपिक थोड़ा सा साइड पे करते हैं, वरना मैं और ये दोनों, हम दोनों गेस्ट और होस्ट रोना शुरू हो गई तो फिर शो कौन करेगा। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और मैं अक्सर जब आजकल लड़कियों को देखती हूँ जिस तरह से वो अपनी माँ से बात करती हैं, जिस तरह से ये सारी चीज़ें करती हैं, तो मैं हैरत में होती हूँ कि खैर मेरी मदर तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर जब तक वो इस दुनिया में थी आप यकीन करें दोस्ती का रिश्ता भी था, मोहब्बत का भी था, और मतलब एक अलग माँ के साथ एक अलग रिश्ता होता है। पर आजकल जिस तरह से मैं देखती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि आजकल वो चीज़ बहुत कम नज़र आती है। अच्छा यानी यहाँ पे मैं बल्कि आपके पास तो बहुत सारे केसेस भी आते होंगे। हाँ मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि देखिए हम अपना फ्यूचर बनाने के लिए जिस तरह से हम डिग्रीज हासिल कर रहे होते हैं, हम दिन रात एक करके पढ़ रहे होते हैं, हमारा फ्यूचर है। और मतलब कितनी कितनी रात मैंने देखा खुद, क्योंकि मैंने खुद पीएचडी किया है, तो कितनी रातें जागना, ग्रुप स्टडीज़ चल रही होती हैं, वैसे चल रहा होता है, एक कंपटीशन है, एक भागम दौड़ है, फ्यूचर बनाना है। मैं कहती हूँ अगर आपने रियल सेंस में कि ट्रू उसके साथ अगर आपने फ्यूचर बनाना है तो ये डिग्रीज़ वगैरह ठीक है आप हासिल कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप माँ की फर्माबरदारी कर रहे हैं आप अपना फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ठीक है, माँ पे आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो एहसान आप अपनी ज़ात पे कर रहे हैं, वो आप अपने आप पे कर रहे हैं। क्योंकि हमारे नबी ने जो एक्शन किए, जो भी काम किए, उनको देखकर हमने सीखा कि ये सुन्नत है, ये हदीस है, ये उन्होंने बोला है, ये सुन्नत है, इस तरीके से हमने चलना है। तो यही चीज़ें हैं कि माँ की फर्माबरदारी अगर आपने कर ली तो आपके बच्चे आपको देखकर सीख रहे होते हैं। ठीक है, आपके आने वाले, क्योंकि अगर अपनी माँ का ख्याल रख रही हूँ तो मैं उस पर कोई एहसान नहीं कर रही, ये मेरा फ़र्ज़ है। ये अल्लाह ने जिस तरह से उसने मुझे बचपन में पाला था, मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उसका उसी तरीके से ख्याल रखूँ। तो मेरे बच्चे खुद ब खुद मुझे देखकर इस चीज़ को सीख रहे हैं कि अच्छा ये इस तरह से होता है, माँ की केयर इस तरह से की जाती है। तो बाज़ औक़ात मैंने देखा है कुछ थोड़ा बहुत कर भी लिया तो जताया जाता है, हमने आप पे जी खर्चा कर लिया, हमने आपका इलाज करा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। माँ पे कोई एहसान नहीं कर रहे, अपनी ज़ात पे कर रहे हैं। अगर आपने कर लिया तो आपका मुस्तकबिल अल्लाह खुद ब खुद आपके लिए रास्ते खोलेगा, ज़रिए बनाएगा, आपको बहुत इसमें तरक्की मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि माँ जो है अपने बच्चों में खुद एतमादी किस तरह से ला सकती है, क्योंकि
आप कुछ बच्चे देखें कि वो आपको बिल्कुल अलग से नज़र आते हैं, तो उसमें माँ का क्या किरदार है कि वो किस तरह से अपने बच्चों के अंदर खुद एतमादी ला सकती है? देखें, ये तो बहुत एक लॉन्ग का एक बहुत ही सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं हाउ टू एनहांस द चाइल्ड सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं कि खुद एतमादी बच्चे के अंदर किस तरह से पैदा की जाती है। वो इसी तरह से पैदा की जाती है कि आप उस बच्चे को उसकी वैल्यू बताएं कि यू आर द वन, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में अल्लाह ने बहुत सलाहियतें रखी हैं, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है कि आप अच्छा काम ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, दुनिया में जो भी काम अल्लाह ने इंसानों को दिए हैं वो इंसानों के बस के हैं, फरिश्तों वाले काम हमें नहीं दिए। ठीक है, हमें कोई ऐसा काम नहीं दिया जो इंसान नहीं, जो भी काम है वो इंसानों के बस के हैं, तभी इंसानों को कहा है उन कामों को करने का, उन एक्टिविटीज़ को करने का। तो हर बच्चा जो है वो सारे के सारे काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर उसको इतना पता चल जाए कि उसको अल्लाह ने कितनी ताकत दी है। क्योंकि इंसान को जब अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया तो इसका मतलब ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मैं यही जिस तरह से मैं डिस्कस कर रही थी कि आप उसको उसकी वैल्यू बताएं, ना कि उस पर ये दूसरी चीज़ें हावी करना शुरू कर दें। कि यानी कि वो मैंने बाज़ औक़ात देखा है कि ग्रेडिंग को लेके पेरेंट्स इतना ज़्यादा होते हैं कि तुमने ये वाला ग्रेड लेना है, इतनी परसेंटेज लेनी है, फलां बच्चे का देखो ये वाला ग्रेड आ गया, उसके बच्चे ने ये कर लिया। बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चे के अंदर एक अजीब सी नेगेटिविटी अंदर से जागने लगती है। यानी कि ऐसा केस एक मैंने देखा बहुत करीबी है। अगर वो बच्चा इतना उस इंटेलिजेंस, अगर उसकी आईक्यू लेवल इतना हाई नहीं है और वो और बच्चों की तरह, मतलब आईक्यू लेवल भी होता है ना, आपका रटने वाला, आपका याद करने वाला, समझने वाला, हर बच्चे का अलग डिफरेंट उसका माइंड होता है। तो अगर वो नहीं है तो वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ चला जाता है। यानी कि थोड़े से नंबर्स के लिए वो, बाज़ दफ़ा मैंने इस तरह के केसेस भी देखे हैं कि वह हैरेसमेंट का शिकार हो जाता है। ग्रेडिंग के लिए वो बच्चा या बच्ची जो है वो हैरेसमेंट का शिकार हो जाती है। फिर हम बाद में रोते हैं कि देखो ये, आप उस बच्चे को बोलो कि बेटा अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो तुम में इतनी पावर होनी चाहिए कि तुम जो हो इस हालात का, इन हालात का मुकाबला करो और उन्हीं नंबर्स के साथ जो है आगे लोगों के कंपटीशन में आओ और मसले मसाइल अपने फेस करो। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो अपने स्टूडेंट्स लाइफ में कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो बहुत आगे तक गए। अगर मैं आपको अपना बताऊं कि अपनी एग्जांपल दूं कि मेरी फैमिली के अंदर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था जब मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं खुद पठान फैमिली से हूँ, धीर से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। ऑल्दो मेरे ख्याल से एक्सेंट से नहीं लगता होगा, द वे ऑफ टॉकिंग, कि मैं मतलब इतना प्योर पश्तो बोलने वाली फैमिली से, कि अभी भी पश्तो स्पीकिंग हमारे घर में है। तो अगर आप में ये होती है ना ताकत, पावर किसी चीज़ को करने की, तो आप कर लेते हैं। कितने कितने मैंने मुखालफत के बावजूद लोगों को अपने जायज़ हुकूक के लिए लड़ते हुए देखा है और जीतते हुए और आगे बढ़ते हुए देखा है, कि बाद में जो लोग उसके ख़िलाफ़ होते हैं वो खुद ही कहते हैं कि ये क्या, मतलब ये कैसे हो गया, और ये क्या, मतलब वो खुद आपसे इतने फिर बाद में इम्प्रेस हो रहे होते हैं, वो अपने बच्चों को फिर आपकी नसीहत कर रहे होते हैं कि देखो ज़रा इसको। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके बच्चे के अंदर जो है वो खुद एतमादी पैदा करती हैं। आप उनको जब उनकी वैल्यू का बताते हैं, आप उनको ये नहीं कहते कि एक छोटे से बोनस लेने के लिए, थोड़े से पैसों के लिए आपकी इज़्ज़त इतनी सस्ती हो जाए कि आप बिल्कुल भी अपनी परवाह ना करें, आपकी जान इतनी सस्ती हो जाए कि आप, कितने बच्चे ऐसे हैं कि देखें जिन्होंने सुसाइड कर लिया नंबर्स को लेकर, अपने ग्रेडिंग को लेकर, यानी कि उन्होंने मौत को मुंह लगा दिया सिर्फ इस वजह से कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने माशरे को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारी नंबर्स कम आए। तो यानी कि जान से ज़्यादा इनके लिए वो चीज़ बन गई। तो बच्चे की वैल्यू कहाँ गई? वो बच्चा जो है जिसको आप इतनी मेहनत से, इतनी, एक माँ की अगर फीलिंग्स मैं आपको बताऊं कि जब वो बच्चा उसके हाथ में आता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर उसका पेट कटा हुआ होता है, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर पड़ी हुई होती है, और अभी तो आजकल सुन करके करते हैं, तो वो उस हाल में पूछती है कि मेरा बच्चा ठीक है। उसको ये परवाह नहीं होती लड़का है कि लड़की है, मैं किस हाल में हूँ, मैं मौत से लड़ रही हूँ। वो फ़ौरन पीछे पलट के पूछती है कि क्या मेरा बच्चा ठीक है। जब उसको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है तो वो आने वाले हर बंदे को शकी निगाह से कि शायद बच्चे को कुछ हो गया है, मुझसे छुपा रहे हैं शायद। जैसे ही खड़ी होती है, पहला कदम लेती है, उसको अपनी कोई परवाह नहीं होती, वो फ़ौरन भागती है कि मैं जाके अपने बच्चे को देखूं कि आया वो जिस नर्सरी में है वहाँ पे वो सांस ले रहा है। वो जाके फ़ौरन उसके पेट की तरफ देखती है, हिल रहा है, ये बच्चा ज़िंदा है। तो माँ का तो क्या कहना, मतलब इतनी तकलीफ़ों के बाद फिर आप जब उस बच्चे को, हमेशा आप यही चाहेगी वो माँ कि आप उसको आगे बढ़ता हुआ देखो, आप उसको तरक्की करता हुआ देखो, आपको उसके सांसें लेने में आपकी सांस चलती है, उसकी दिल की धड़कन के साथ आपका दिल धड़कता है और आप खुश होते हैं। इसके बावजूद मैं देखती हूँ औरत माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है, इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है कि मैंने कई शहीद बच्चों की माँओं को देखा है कि वो औरत माँ कहती है कि ये तो एक था जो मैंने कुर्बान हुआ है हमारे मुल्क पे, हमारे इस्लाम पे, या हमारे
पाकिस्तान पे, ऐसे अगर 6 या 8 और भी होते ना तो हम कुर्बान कर देते। यानी कि उसको इतना अल्लाह ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। और हम कहते हैं सनफ़े नाज, ठीक है, ज़ाहिर देखने वाली एक बहुत नाजुक सी हस्ती, उसके अंदर जो अल्लाह ने पावर रखी है, जो क़ुव्वत रखी है, जो ताकत रखी है, दुनिया की किसी हस्ती में नहीं है। जब उसको पैदा कर सकती है, वो एक मौत को अगर तशबीह दी गई है तो वो इस चीज़ से तशबीह दी गई है कि अगर मौत को देखना है, थोड़ा सा अगर उसका वो देखना है, तो वो जब बच्चा पैदा करती है तो उस चीज़ से तशबीह दी गई कि मौत की तकलीफ़ इससे ज़्यादा है। तो खुद सोचें कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके पाँव के नीचे क्यों जन्नत रखी है अल्लाह ने कि तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। इतना बड़ा दर्जा उसको क्यों दिया है? तो इन सारी चीज़ों के लिए दिया है। तो क्या कहें, बस आपने मुझे इमोशनल कर दिया। हाँ। मैं तो कहीं और पहुंच गई हूँ, बहुत कुछ सोचना शुरू हो गई हूँ मैं कि वाकई अगर ये समझ जाए जिस तरह से मैंने भी बहुत सारे केसेस देखे हैं कि हम सिर्फ औरत की या लड़की या बच्चियों की बात नहीं कर रहे, बच्चों की भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से वालिदैन परेशान है अपने बच्चों के लिए, जिस तरह का हमारा मुआशरा हो चुका है, जिस तरह से हर चीज़ आम हो चुकी है, आप हर नेगेटिव चीज़ आपको आसानी से मिलती है, चाहे वो आप किसी नशे की सूरत में ले लें या किसी और सूरत में ले लें, तो हर चीज़ आपको बहुत आसानी से मिलती है। वहाँ कहीं ना कहीं वालिदैन की जो रिस्पेक्ट है, जो उनके हकूक़ हैं, जिस तरह से उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे रह चुकी हैं, जिसकी वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप उनके लिए, उन बच्चों के लिए भी कुछ ऐसी बातें ज़रूर करें कि आज वो बच्चे इन चीज़ों को सुनने के बाद, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आज, आप यकीन करें मैं बिल्कुल चुप हुई हूँ इस वजह से कि बहुत अच्छी ये बातें कर रहे हैं। हो सकता है हमें देखने वाले कुछ ऐसे लोग जो शायद अच्छे सीधे ट्रैक पे नहीं चल रहे, आज अगर इनकी बातों से उनको थोड़ी भी समझ आ जाए और वो बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो आज का शो करने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। और कुछ वालिदैन तो ऐसे भी देखें, क्योंकि आप तो खैर हैं और आप तो काम कर रही हैं, तो हमसे ज़्यादा तो आप देख रही होंगी कि कुछ वालिदैन तो ऐसे भी हैं कि वो बच्चों की परेशानी की वजह से ना उनको नींद आती है, ना उनको सुकून आता है। वो रोते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चों को ठीक कर दे, कोई इनको ऐसा कर दे कि बेहतरी की लाइन पे आ जाए। नशा, ये वो, बच्चियाँ भी, बच्चे भी, कुछ ऐसा ज़रूर उनके लिए भी आप बात करें ताकि वो बच्चे जो है उस गलत लाइन से हट के एक बेहतर ज़िंदगी, क्योंकि कहते हैं ना ज़िंदगी तो एक बार मिली है, आप उसे अच्छे तरीके से गुजार लें या बुरे तरीके से गुजार लें। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की कि जो बुरी चीज़ें हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम में हमें हासिल हो जाती हैं, तो यहाँ पे इंसान की फितरत के अंदर है, वो चाहता है कि उसको बस बहुत ही जल्द कुछ ऐसा हो जाए कि वो एक मतलब रातों रात जो है वो कुछ पता नहीं बिलियनियर मिलियनियर क्या बन जाए। और पैसा उनके माइंड के अंदर एक बैठी हुई चीज़ है कि बस दुनिया में अगर सक्सेस है तो वो पैसा है, वो दौलत है, वो प्यार नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, वो रिश्ते नहीं है। अल्लाह ने जिक्र किया है आपस हुकूक रखे हैं, वालिदैन के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, बात की गई है इन सारी चीज़ों पे। और यहाँ हमने बच्चों पे इस चीज़ को इतना हावी किया हुआ है कि वो उन चीज़ों के पीछे भागने के चक्कर में ये हुकूक सारे भूल चुका है। अच्छा, बात करते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव उसके कि क्या है, क्योंकि देखिए मैंने बाज़ पेरेंट्स को देखा है कि एक डिवाइस है मोबाइल जो आजकल हर बच्चे के, हर बंदे के हाथ में है, उसके अगर यूज़ देखें तो नेगेटिव वे में और पॉजिटिव वे में दोनों में है। अब आप पे है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको बहुत इस कदर गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो आप दुनिया के सामने इबरत बन जाए, और आप उसको इतना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं कि दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाए। तो वो आपके इंसान के ऊपर है कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, इस चीज़ के अंदर मैं इतना भी कहूँगी कि हर इंसान में अपनी सलाहियत खुद भी होती है। बाज़ पेरेंट्स को मैंने रोकते हुए देखा है, वो नहीं चाहते, क्यों मदद कर रहे हो किसी और की, क्यों कर रहे हो लोगों के लिए कुछ, क्यों कर रहे हो, मतलब रोका जाता है फैमिली में, क्यों उस बंदे से, उससे क्यों, माएँ देखी है मैंने, चाची से हंस के क्यों बात की। ओह हाँ, बिल्कुल ऐसा है। नंद कह रही है तुमने भाभी से इस तरह से क्यों बात की, भाभी रोकने की कोशिश कर रही है। अब वो ये सोच नहीं रही है कि भाई मैं अगर सास के साथ आज ये कर रही हूँ तो उसकी पली पलाई औलाद जो पता नहीं कि बेचारी ने एक दिन में सुबह उठना, उसकी मेहनत करना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, पैदा किया, खिलाया पिलाया, इतना जवान बना के बैठे बैठे आपको प्लेट में रख के दे दिया। तो अब जो मैंने इतना सा बच्चा है उस पर यूँ नज़र रखी हुई है कि वो यहाँ से वहाँ ना हो जाए, और दूसरे की इतनी जवान औलाद को जी आप बिल्कुल अब कट जाओ ख़ानदान से।
अच्छा जी, माँ जो है वो अगर बहू को बिल्कुल सारा दिन अगर वो जॉब करने वाली है तो घर का काम भी करेगी, ये तो तुम्हारा फर्ज है, घर भी देखना है, सब कुछ देखना है। अगर वही बात अपनी बेटी पे आती है तो उसको रहम आता है। आज कपड़े धोए हैं, अच्छे से समोसे मंगाए जाएंगे बाहर से खाना, मेरी बेटी ने कपड़े धोए हैं, आज खाना नहीं अगर बनाना। बहू ने कर लिया, मतलब ये देखें, आप सबको इक्वल राइट्स दें। ऐसे आप अगर इतना इन चीज़ों को खुद फील करेंगे तो खुद ब खुद एक घर का माहौल उठेगा, वो माहौल बनेगा। अगर आप बहू को बिल्कुल रियल वे में अगर बेटी वाली नज़र से देख रहे हैं तो मैं समझती नहीं कि वो आपके साथ कभी ये सोचेगी कि आपको सास की नज़र से देखेगी। उस माँ वाली फीलिंग आएगी, वो खुद ब खुद आपसे अटैच होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही। तो इन सारी चीज़ों को हम खुद अपने घर के माहौल में थोड़ा सा अगर चेंज लेकर आए ना तो ये मसले मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये चीज़ तो मैं साथ साथ बाल भी अपने ठीक कर रही हूँ ताकि मेरी जो ऑडियो है वो आपको अच्छे से आए, कोई आवाज़ें ना आए। अच्छा, ये तो मैंने भी देखा है कि कुछ माएँ अपने बच्चों को बहुत रोकती हैं। बच्चे छोटे हैं ना, इनसे क्यों बात की, इस तरह से क्यों बात की, उस तरफ ज़्यादा क्यों जा रहे हो, उनसे क्यों ज़्यादा बात करे, ये चीज़ खा रहे थे तो दादी को क्यों दे दी। ये तो मैंने खुद भी देखा है, ऐसा है। फिर क्या होता है, माँ खुद बच्चे को तैयार कर रही होती है कि कल को वो बड़ा होके वही चीज़ें अपनी माँ के साथ करे। आप जो बच्चे को तरबियत में सिखाओगे वही होगा। अच्छा, मैंने कुछ माओं को ऐसा भी देखा है, अब मैं थोड़ा सा मैं भी एक दो लफ्ज बोल देती हूँ, मैं भी अपना हिस्सा डाल देती हूँ। कुछ माओं को मैंने ऐसा भी देखा कि बच्चे अगर शरारत कर रहे हैं ना या किसी बड़े से बदतमीजी कर रहे हैं और आप उसको रोक दें कि बच्चा शरारत कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, थोड़ा सा रोके, शरारती होना चाहिए, बदतमीज नहीं होना चाहिए। तो वो माएँ आगे से क्या कहती हैं, अभी तो छोटा है। आप क्या समझते हैं कि 7 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल का बच्चा छोटा है, उसकी तरबियत का टाइम शुरू नहीं हुआ? आपको मैं एक बात बता दूं, बच्चा जब आपकी गोद में आता है ना, तरबियत वहां से शुरू होती है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप अपने बच्चे को 40 दिन के अंदर एक आदत डालते हो कि रोज सुबह मालिश करनी है, फिर उसको नहलाना है और फिर उसको सुलाना है। एक दिन ना करें, बच्चा इतना रोएगा वो सोएगा नहीं। हर चीज माँ की गोद से शुरू होती है। फिर आप 10 साल के बच्चे की तरबियत की बात करते हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी ये समझदार नहीं है, आप सिखाएंगे तो वो आगे जाके वो करेगा ना। क्या कहेंगे इसमें मैं तुम्हें आपको थोड़ा सा बताती हूँ ये कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उस पर काम शुरू हो चुका हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे देखा है कि पेरेंट्स, अगर आप पढ़ाई की तरफ ज़्यादा है तो बच्चे के अंदर वो चीज़ें खुद ब खुद आती हैं और इस तरह से एक वो पैदा भी नहीं हुआ, एक पैदा होने के बाद आप चीज़ें काफ़ी नोट करते हैं उसके अंदर, तो यानी कि वो सिलसिला एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तरबियत जो होती है वो अर्ली एज में होती है। जिस एज की आप बात कर रहे हैं, 5 साल 7 साल, ये वो एज है कि जिसमें आप अपने बच्चों की बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। कि अगर बच्चा वाकई, जो आपने बात की, किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है तो आप अपने बच्चे को रोकें, ना कि आप उस बंदे ने अगर कंप्लेन किया आप उसके पीछे लग जाएं। आपने मेरे बच्चे के लिए ऐसे क्यों कहा, आपने मेरे बच्चे को इस तरह से क्यों कर दिया। जब आप नहीं सिखा रहे हैं और बाहर वाला अगर कुछ तमीज सिखा रहा है तो अपने बच्चे को समझाएं कि जी आपको अच्छी नसीहत की है, ये बात है, इस तरह से आप अपने बच्चे के दिमाग में इन चीजों को डालें। ना कि मैंने पेरेंट्स देखे टीचर से जाके लड़ पड़ते, ऐसे ही आपने हमारे बच्चे को डांटा कैसे, आपने हमारे बच्चे को इस तरह से। अब तरबियत में ये सारी चीजें शामिल होती हैं कि आप कभी आप सख्ती दिखाएंगे, कभी आप नरमी दिखाएंगे, कभी आप किस तरीके से सिखाएंगे, कभी आप किस तरीके से सिखाएंगे। तो वो अपने इतने छोटे से बच्चे को नसीहत करने के लिए इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ जाएगी, लेकिन वो उस बच्चे को अकल नहीं सिखाएगी। तो बच्चा हमेशा अपने आप को ये समझने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ सामने वाले के साथ। तो यही चीज आगे जाके जो है ना, बच्चे के अंदर नेगेटिव चीजें और ये क्राइम और ये इस टाइप की चीजें कि वो देखें, जब मैंने जुवेनाइल जेल के अंदर बच्चों को मैंने कॉन्सेप्ट चेंज करने की थोड़ा सा कोशिश की इस माशरे के अंदर, मेरा जाना हुआ एक बच्चा जेल के अंदर, तो फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा फील किया और मैंने कहा कि मैं इनकी एजुकेशन पे काम करती हूँ। क्योंकि बच्चा जो है वो क्राइम खुद नहीं करता, उसे करवाया जाता है। अच्छा, उसके पीछे भी अगर मजबूरियां और रीज़न देखें तो या तो माँ की बीमारी है, भूख है, या तो कुछ ऐसा है कि घर के अंदर इस किस्म के हालात हैं, वो नशों में पड़ चुका है, या उसको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो छोटे छोटे पैसों के अमाउंट की सूरत में लोग बहुत बड़ा बड़ा क्राइम उनसे करवा देते हैं। अब उसमें से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतने सालों से हैं, उनका जमानत करवाने वाले भी कोई नहीं है, यानी कि उनके अगर आगे पीछे पेरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो बेचारे पड़े हुए हैं, तो वो वहाँ पे उनका टाइम भी ज़ाया हो रहा है। यानी कि हम तो ये देख रहे होते एक कैदी, वो एक कैदी नहीं है, वो आने वाली पूरी नस्लें चलाने वाला बंदा है। पता नहीं उससे कितनी नस्लें चलेंगी। तो आप उसको इस तरह से उसका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उसको एक 4 दीवारी की जेल के अंदर रखकर, मतलब ना वो कहते हैं कि पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक बोलना और एक रियल काम को करना वो अलग है। तो मैंने कहा इनको एजुकेट किया जाए, इनको पढ़ाया जाए, ताकि अगर बच्चा वहां से निकले तो उसका यहाँ से कम्प्लीटली वो चेंज हो, उसको अपना
पॉजिटिव और नेगेटिव का पता हो कि क्या काम ठीक है और क्या काम गलत है, और जो काम वो गलत करके पैसे कमा रहा है उन्हीं पैसों को वो जायज काम करके भी कमा सकता है। जबकि जायज काम करके अगर वो कमाएगा, पढ़ लेगा तो वो कितने लोगों को सपोर्ट करने लगेगा। गलत काम से वो कितना, मतलब लाइक चोरी का पैसा है, किसका जमीर मानता है कि वो उसके चोरी के पैसे को छुपेगा, लोगों से छुपाएगा, बता भी नहीं सकेगा किसी को कि भाई ये पैसा मैंने इस काम से या बुरी हरकत से मैंने हासिल किया है। तो उसका ज़मीर तो मान रहा है, हर किसी का ज़मीर तो नहीं मानेगा ना, उस पैसे का खाना खाएं या उस पैसे के कपड़े पहने या उस पैसे के, तो वो लोगों से छुपाएगा, किसी को बताएगा नहीं कि किस किस जरिए से आया है पैसा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमने देखना है कि अगर हम चाहते हैं कि वाकई माशरे के अंदर सुधार आए और बुराइयों को ख़त्म किया जाए, हम बात तो उठाते हैं, इश्यूज़ उठाते हैं, हमें ये भी खराबी है कि पूरी दुनिया में बुराइयां हो रही हैं, लेकिन वो इतना चीखते चिल्लाते अपने आप को इतना बदनाम नहीं करते। हमारे यहाँ इतनी होती नहीं है जितना हम फ्रंट पे आकर चीखना, चिल्लाना और बदनाम करना शुरू कर देते हैं कि जी ये बुराई हो गई। तो उसका सोल्यूशन यही है कि तालीम मिले, ताकि लोगों को पता चले कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तालीम को आम किया जाए, एजुकेशन हर किसी के लिए है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। जेल के अंदर जो बच्चे बैठे हैं, तालीम उनका भी हक है, ट्रांसजेंडर्स का भी हक है, तालीम हर इंसान का हक है। तालीम मिल जाएगी तो मैं कहती हूँ सारी बुराइयां खुद ब खुद माशरे में तालीम तरबियत के साथ खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सेगमेंट खत्म हो चुका है और टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बातें हमने करनी थी, पर टाइम जो है वो अब सेगमेंट का नहीं रहा। पर आप देखते रहे, हमारा शो 11 बजे तक है और हम लाइव हैं। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं।